देखिए, कल एक तो आप लोग को ये दिया था, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिए हैं ना, और बहुत सारों ने उसमें सबमिट करने क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में। तो आज सुबह तक हो गए हैं, तो उनको चेक कर देंगे आज। और एक आध दो की कुछ प्रॉब्लम थी जो पूछ रहे, तो वो हम बताए, तो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थर्ड में ये जो आपने लिखा है np.nan, तो जब आप इसको देखेंगे एज ए रिजल्ट, तो एज ए रिजल्ट भी जो आपके सामने डिस्प्ले होगा, ये कॉलम जो डिस्प्ले होगा सी, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एन कैपिटल, ए स्मॉल और एन कैपिटल होगा। अब बहुत सारे बच्चों ने उसमें क्या कर रखा है कि पूरा कैपिटल में एन एन लिख दिया, किसी ने पूरा स्मॉल में एन एन लिखा है ना, तो वो एक एरर है आपके आउटपुट में ना, क्योंकि यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट मतलब आउटपुट है, तो आउटपुट जैसा आएगा वैसा आपको लिखना चाहिए ना। तो ये एक एरर थी जो मैंने उसको करेक्ट किया है। ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें तो बोला था लिस्ट ओनली कॉलम्स आइटम एंड रेवेन्यू। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें अंदर और भी ज़्यादा कॉलम होंगे, लेकिन उसमें से आपसे सिर्फ ये दो कॉलम डिस्प्ले करवाएं हैं। ठीक है, तो आपने डिस्प्ले करा दिए। फिर लिस्ट रोज फ्रॉम 3 to 7। 3 का मतलब हो गया इंडेक्स 0 से अगर हम गिने तो 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। और अगर आप LOC का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक, क्योंकि 6 का जो इंडेक्स नंबर होगा एक्चुअल में 7th रो होगी, है ना। तो 2 से कहाँ तक जाएगा, ये 6 तक जाएगा। तो कहीं कुछ मिस्टेक है, किसी ने 8 लिख दिया है ना। तो वो थोड़ा सा गलत है। ILOC में आप लिखेंगे, ILOC में एक नंबर छोड़ देता है लास्ट वाला, लेकिन LOC के साथ में कराए तो ये 2 to 6 होगा। और एक और था लिस्ट द वैल्यूज ऑफ सेल इन 5th रो, कोमा आइटम कॉलम। तो जैसे आपने ILOC का यूज़ करा, ILOC का यूज़ करा तो आपने यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखा है इसका। ठीक है, 4 लिख दिया आपने इंडेक्स नंबर, तो कॉमा लगा के जो आपने आइटम कॉलम जो मान लिया वो 0 मान लिया किसी स्टूडेंट ने। तो आपको ये नहीं मालूम है कि इस आइटम कॉलम का इंडेक्स कितना है, एक्चुअल में ऐसा कहीं मालूम तो है नहीं है। हमें तो ये बोला गया है कि इनमें से दो कॉलम डिस्प्ले करिए, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर कितने कॉलम है और ये आइटम वाला जो कॉलम है ये इंडेक्स में किस पोजीशन पे, ये भी हमें नहीं मालूम है। इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको हम क्या करें, आइटम जो नेम है यहाँ पर ये LOC की हेल्प से लिखिए और वहाँ पर डिस्प्ले करें। अगर आप 0 लिख रहे हो, ILOC का यूज़ कर रहे हो, तो आपने ऐसा मान लिया कि आइटम कॉलम 0 नंबर पे है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है, हमें मालूम नहीं है ना। तो ये कुछ एक गलतियाँ थी ना, छोटी छोटी सी, तो ये ध्यान में रखें ना। और किसी का कोई डाउट हो कल के इसको लेकर के तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं ना। किसी कोई डाउट है कुछ? नहीं है? चलिए, ये आपकी अटेंडेंस भी सेव होगी। ये अटेंडेंस सेव होगी इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कोई छोड़ के चले जाए ना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया एक्सेल शीट में, मैं वही लिखता हूँ जो आखिरी तक प्रेजेंट रहते हैं जो बच्चे। ये हो गया। फिर कल जो हम कर रहे थे क्वेश्चन की कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो था राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम DF। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम DF। तो हमने यहाँ पर शेप एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ कर रहा था और शेप की हेल्प से हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया था। अब आपसे बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम DF विदाउट यूजिंग शेप एट्रीब्यूट। अभी तो हमने शेप एट्रीब्यूट की हेल्प ली थी, लेकिन अब हमसे बोला गया है कि विदाउट यूजिंग शेप एट्रीब्यूट, तो शेप एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करना है। फिर कैसे करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक हमने बना लिया है, एक डेटा फ्रेम बना लिया हमारा। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम जैसे मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल करके देखना हो कुछ। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप एरे की हेल्प से बना लें। एक लाइन के कोड में आपका एक डेटा फ्रेम बन जाता है। अब ये देखिए, एक लाइन का कोड लिखा हमने और हमारे पास 3 रोज और 4 कॉलम्स का एक डेटा फ्रेम बन गया। अदरवाइज़ क्या है कि हम कुछ एक्चुअल डेटा ऐसे लिखते हैं जैसे कि नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मार्क्स ऑब्टेंड, तो वो थोड़ा सा बड़ा बनता है लिखने के लिए, है ना। 4 लाइन का बनेगा, यहाँ पे क्या हुआ सिंगल लाइन में हमने ये बना लिया। तो ऐसा हम रेंडमली ऐसा इस टाइप का बना लें तो उससे क्या होगा कि
कुछ प्रैक्टिस करना हो हमें तो वो हम इजीली कर सकते हैं इस तरह के डेटा फ्रेम बना करके। तो ये हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब आपसे बोला गया है क्वेश्चन यहाँ पर कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम डीएफ विदाउट यूजिंग शेप एट्रीब्यूट। शेप एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करना है, लेकिन नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं। तो ये थोड़ा सा नया है, जो भी बताना चाहे वो बता सकता है आप में से, जिसको मालूम हो आंसर। प्रार्थना। सर नहीं पता। नहीं पता है? अच्छा, चलो ठीक है ना। ये आपका है डेटा फ्रेम डीएफ। अब आप यहाँ पे लिखिए लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन और डेटा फ्रेम डॉट। अब यहाँ पे लगाया आपने डॉट, तो यहाँ पर कुछ मेथड एट्रीब्यूट्स के नाम आ रहे हैं। इसमें है एक्सिस। एक्सिस में आप यहाँ लिख दें 0 लिख दिया आपने। तो ये आ गया यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आ गई। क्या आ गई है? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज होगी 3। ऐसे ही अब जो आप क्या करेंगे कॉलम्स के लिए करेंगे, तो कॉलम्स के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो कोई भी बता सकता है, डेटा फ्रेम डॉट एक्सिस। अब भाई क्या लिखेंगे अब यहाँ पे अंदर? अब भाई क्या लिखेंगे? एक एक चलो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये लिखा हमने 1। ये आगे नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। ठीक है, अभी आप स्टोर करवा सकते हो, स्टोर करवा के आप प्रिंट करवा लें उसको ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिख दिया रो इक्वल ना लेंथ डेटा फ्रेम डॉट एक्सेस 0, इस तरह से लिख लिया आपने। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लें रो को ना, और अच्छे से लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं आप प्रिंट ना नंबर ऑफ रोज, और ये लिख दिया आपने रो। तो ये ऐसा लिखवा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक लेंथ मेथड है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सिस को। ठीक है, जैसे आपने लिखा डी एफ डॉट एक्सिस। कि डी एफ डॉट एक्सिस आपका बताता है यहाँ पर कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 3 पर। स्टॉप 3 का मतलब यहाँ पे 2 तक है ना, 3 इंक्लूड नहीं है, स्टेप 1 है। इस तरह से बता दिया इसने ना। इसी यहाँ पर भी ये बता दिया कॉलम के लिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे स्टॉप हो रहा है। 4 मतलब कॉलम कौन सा हो गया? 3 तक। ठीक है, और स्टेप क्या हो गया? 1। तो ये इस तरह से बताता है अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। और अगर आप लेंथ मेथड की हेल्प से लिखेंगे तो वो आपको क्या निकाल के देगा इसमें से? नंबर ऑफ रो और कॉलम्स निकाल के दे देगा इसमें से। ठीक है, तो इससे हमें फाइंड आउट हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब इस ये जो हम पढ़ रहे हैं पाइथन पांडास 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है गिवन अ डेटा फ्रेम डीएफ। ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ डेटा फ्रेम नेम को। एग्जाम में हो सकता है हाईलाइट हो या नहीं भी हो, हमें समझ में आना चाहिए ना। तो गिवन अ डेटा फ्रेम डीएफ, तो डीएफ इक्वल पी डी डॉट डेटा फ्रेम में एक डेटा फ्रेम बना लिया हमने बाय यूजिंग द डिक्शनरी। तो यहाँ पे हमने कुछ ले लिया एज कॉलम, नेम कॉलम एंड वेट कॉलम। ये आ गए हमारे एज नेम एंड वेट कॉलम आ गए। और डेटा हमने पास कर दिया इनसाइड लिस्ट, तो ये हमने इनसाइड लिस्ट डेटा को पास कर दिया, तो हमारा क्या बन गया कि डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, अब आपसे बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ओनली द वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रोज। आपको क्या डिस्प्ले करवाना है? फर्स्ट एंड थर्ड रो का वेट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है,
फर्स्ट और थर्ड रो का वेट डिस्प्ले करवाना है आपको। ये राणावत वंशी का 2 बार क्यों आ रहा है अभी इसमें नाम? वंशी, आवाज़ आ रही तुम्हें? कुछ बोल के बता सकती हो तो ये 2 बार नाम क्यों दिखाई दे रहा है तुम्हारा एक ही स्टूडेंट का? वंशिका, यस सर। ये तुम्हारा 2 बार नाम क्यों दिख रहा है? वंशिका राणावत और ये 9 राणावत 9। सर पता नहीं, अभी अचानक से एकदम बाहर फेंक दिया था इसने। बाहर फेंक दिया था, फिर से ज्वाइन करा तुमने? यस सर। ठीक है, ये अपनी आईडी और किसी को नहीं देना है, आउटसाइडर को, है ना? नहीं तो अदरवाइज कोई दूसरा भी ऐसे कोई ज्वाइन होने लग जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखें। नहीं सर, किसी को भी। हाँ, है ना? ठीक है, नहीं सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं। मैसेज, है ना? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम। अब बोला है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ओनली द वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रोज। फर्स्ट और थर्ड रो का हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? यहाँ पर वेट डिस्प्ले करवाना है। देखिए, आपके एक बुक में या एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है कि गिवन है डेटा फ्रेम डीएफ, वो डायरेक्ट आपको इस तरह से वो दे देंगे और आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पे क्या है कि मैं ये कोड भी लिख रहा हूँ ताकि हम प्रैक्टिकल करके देख सकें, है ना? तो यहाँ पे से हमने ये कोड यहाँ से ले लिया हमने। तो ये हो गया आपका डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो मतलब दिस वन, एंड थर्ड रो मतलब दिस वन। अब इसका वेट डिस्प्ले कराना है, मतलब एज ए आउटपुट आपके पास आना चाहिए 42 और 66। ये आपके पास एज ए आउटपुट आना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर कौन देगा? अखिलेश्वरी, क्या आंसर होगा इसका? सर df .ilog ब्रैकेट के अंदर 0,2। 0,2, फिर बस? यस सर, बस। एक्चुअल में बोला गया है कि जीरो रो एंड सेकंड रो का जो वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए वो वेट कॉलम की डिस्प्ले होनी चाहिए, मतलब 42 आना चाहिए और 66 आना चाहिए। ये तुम्हारा आ गया कितना? 42 तो आ गया, 66 नहीं आया है। चलो, अमन क्या लिख सकते हैं? यस सर। सर df.loc। एल ओ सी। सर फिर इसके अंदर वो स्क्वायर ब्रैकेट। हम्म सर ना, फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर 0,2। हम्म सर अब है ना, इसको क्लोज कर देंगे हम्म और ना वेट वेट को लिख देंगे उसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में। वेट को हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर एल ओ सी 0,2, ठीक है। एक्चुअल में एल ओ सी जो यूज़ होता है, एल ओ सी का यूज़ रो लेवल में होता है। अगर रो लेवल जैसे फॉर एग्जांपल रो लेवल ऐसे होते हैं, रो 1 रो 2 या रो 3 या क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3, तब भी काम करता है। और अगर इस टाइप के हों 0 1 2 इस तरह के न्यूमेरिक फॉर्म में, तो भी काम कर लेता है ये। तो ये आपने एल के साथ में लिख लिया 0 और 2। 0 2 का मतलब यहाँ पर है जीरो रो एंड सेकंड रो का एक्चुअल मीन्स क्या है? थर्ड रो। अब आपको डिस्प्ले करवाना था यहाँ पर 42 एंड 66 फ्रॉम दिस कॉलम, वेट कॉलम। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ? वेट, ये लिख दिया। तो ये आपको एज ए आउटपुट यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई दे जाता है ना? ये आपका इसमें ये आंसर वगैरह हमने लिख रखे हैं ना। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस पाइथन पांडास 1 का। और अभी तक हम इसमें देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं ना। मतलब अगर आप पीछे जाएं यहाँ पर, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। देखिए, पेज नंबर 27 से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करे थे एमसीक्यू से, है ना? ठीक है, और 42 तक हैं, 44 नहीं है, 42 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमने इतना सारे अटेम्प्ट करे हैं। तो ये बहुत सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। इसके अलावा फिर इसके अब असाइनमेंट भी हैं, है ना? तो वो जो असाइनमेंट हैं वो मैं आपको
होमवर्क में मतलब डे बाय डे इस तरह से देते रहेंगे, एक एक दिन छोड़ के दे देंगे जैसे भी। तो असाइनमेंट उस तरह से देंगे। अब असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं हम ना। तो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वो आप लोग करते रहें। तो इसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चन करे थे ना, ठीक है। तो इतने सारे ये भी कर चुके हैं हम। यहाँ पर हमने करे थे 22 क्वेश्चन करे, फिर ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करे थे हमने, जो अभी चल रहे थे हमारे 13 ये थे। अब असाइनमेंट वाले आपको देंगे और आपकी जो उसको सॉल्व करें, और सभी को सॉल्व करना है। ये मैं नोटिस करूँगा बिल्कुल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और उसका भी एक रिकॉर्ड रखूँगा और वो भी फिर ग्रुप में डाला जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब पाइथन पांडास 1। बहुत लंबा चला है ये। एक्चुअल में अकेली यूनिट 30 मार्क्स की है ना। तो लगभग आधे के पास तो अकेली यूनिट ही है ये ना, 70 में से। ये था। इसके बाद हमारा जो सिलेबस था, अभी अभी आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा। और रिवाइज सिलेबस जो है आपका वो ये है। इसको एक मिनट बंद कर देते हैं पाइथन पांडास को। ये आपका वापस से जो आया था अभी, रिवाइज इंफॉर्मेटिक्स सिलेबस, ठीक है। तो रिवाइज को हम देखें यहाँ पर क्लास 12th के लिए। तो रिवाइज्ड अगर हम यहाँ से हम देखना चालू करें, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, तो हमने ये पढ़ लिया डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, सीरीज ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम, ये पढ़ लिया हमने डेटा फ्रेम, ठीक है। एक ही अभी हमारा बाकी है, अभी ये आपकी बुक में 4th नंबर का चैप्टर है, इसको तब पढ़ेंगे हम। और बाकी डेटा फ्रेम वगैरह हमने पढ़ लिया। अब आपके पास पहले जो था यहाँ पर एक और, वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या डिलीट हुआ है, ताकि आपके पास कोई बुक हो तो आपको भी मालूम पड़ता रहे कि क्या डिलीट भी हुआ है। डिलीट जो हमारे पास से हो गया है इसमें 12th के सिलेबस में, वो ये पूरा डिलीट हो गया आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2। इसमें पूरा आपका स्टेटिस्टिक्स था यहाँ पर ना, एनालिसिस के लिए बताया गया था। तो ये पूरा आपका हट गया, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन और एक क्वार्टाइल वगैरह, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, ये सब थे। और डेटा फ्रेम ऑपरेशंस ना, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग, डिलीटिंग, री इंडेक्सिंग, ये सब भी हट गया इसमें से। और हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, ड्रॉपिंग एंड फिलिंग, मतलब डेटा फ्रेम में से मिसिंग वैल्यूज को कैसे ड्रॉप करना है और फिल करना है, ये भी हट गया इसके अंदर से, ठीक है। तो ये इतना पाइथन पांडास 2 का हट चुका है, इतना सारा। और अब जो आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो आपको पढ़ना है अब डेटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमें लेना है वो डेटा विजुअलाइजेशन लेना है हमें, ठीक है, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। पाइथन पांडास 1 हम पढ़ चुके हैं, पाइथन पांडास 2 चैप्टर आपका पूरा का पूरा हट गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो पाइथन आपका है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन। तो अब डेटा विजुअलाइजेशन में जो आपका सिलेबस है वो है यहाँ पर पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। तो आपको 3 तरह के यहाँ पे चार्ट और ग्राफ पढ़ने हैं इसमें, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। बाकी इसमें कुछ थोड़ा बहुत ये जो नीचे दिया है, ये तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ लेबल भी देते हैं, ऐसे चार्ट बनाते हैं तो आप उसका कुछ लेबल देते हैं, कुछ टाइटल देते हैं ना, लीजेंड्स वगैरह देते हैं, वो है। और जो हट गया आपके सिलेबस में से वो यहाँ पे हट चुका है। पाई चार्ट भी था आपके सिलेबस में, वो हट गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था वो हट चुका है आपके सिलेबस से। और बॉक्स प्लॉट था वो भी हट चुका है। स्केटर प्लॉट भी था वो भी हट चुका है आपके सिलेबस से। तो इतना सारा इसमें से हट चुका है। इसके अलावा बहुत सारे थे कि आप जैसे चार्ट बनाते हैं तो कलर, जो लाइन के कलर वगैरह रखने हैं, आपको स्टाइल रखनी है कि डेस्ट फॉर्म में लाइन आए या डॉटेड फॉर्म में लाइन आए, क्योंकि लाइन चार्ट बनाते हैं आप तो किस तरह की लाइन चाहिए आपको, उनकी विड्थ कितनी हो, ये सब चीज़ें भी इसमें से हटा दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, ठीक है। ये इतना डिलीटेड है, ये मैंने दोनों आपके ग्रुप में सेंड कर दिए थे, तो ताकि आपको मालूम रहे। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन का, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद बाकी कल हो पाएगा, है ना। तो यहाँ से है आपका चैप्टर 3, चैप्टर 3 आपके पास में, प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट। तो आपने देखा होगा कि जैसे
आपको बोला गया है कि बहुत कुछ जो आप लिखते हैं ना, एक तो आप लिख के बताते हैं कुछ चीज़ों को, तो लिख के बताने का काम करते हैं, और उसकी बजाय एक पिक्चर जो होता है वो अपने आप में बहुत कुछ मतलब डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है। और पिक्चर को अगर आप देखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, और उसकी एक इमेज भी दिमाग में बनी रहती है पिक्चर की। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आप जो कुछ कंपैरिजन करते हैं, मतलब बिटवीन वैल्यूज़ आप कुछ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। तो कंपैरिजन करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कल 12th का हमारा सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब हम स्टूडेंट्स का अगर हम क्या करें, एक बार ग्राफ बना दें ना, बार चार्ट हम बना लें, तो उसमें ये मालूम पड़ सकता है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर हैं। वो एकदम क्या होता है कि अलग अलग बार जो बने होते हैं हर स्टूडेंट के लिए हमने असाइन करें हैं, तो वो एकदम हमें दिखाई देंगे कि किस बच्चे के कितने मार्क्स से कहाँ पर आकर के वो रुका है। तो विजुलाइज करना मतलब उसको जो आप यहाँ पर एक तो हमें एक्सेल की शीट बना दें, उसमें नाम लिख दें, भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, वी जैन है ना, तीनों श्रृंखला है, इनके इतने इतने मार्क्स हैं। और उसकी बजाय क्या करें, हम एक चार्ट वगैरह बना दें, तो वो ज़्यादा मतलब क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और डेटा एनालिसिस उसके बेस पर हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे ऊंचा जो बार दिख रहा है, इसका मतलब इस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, एक बार में हमें नज़र आ गया। ठीक है। जबकि एक एक्सेल की लिस्ट है, उसमें 40 स्टूडेंट्स के नाम है, तो हमें 40 स्टूडेंट्स के नाम में एक एक के नंबर रीड करना पड़ेंगे कि भाई किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो बार में तो आपको एकदम देखते से ही मालूम पड़ गया, उससे छोटा बार देखते से आपको मालूम पड़ गया कि ये सेकंड नंबर पे होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाइथन जो आप पढ़ रहे हैं और जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, बिजनेस में इन सब का यूज़ होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं इनको ना। तो वहाँ पर जब आप यूज़ करते हैं तो विजुलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया कि आप उसको डेटा को विजुलाइज करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब चैप्टर 3, प्लॉटिंग विथ पाई प्लॉट। तो ये एक्चुअल में अब हम कल स्टार्ट करते हैं ना। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ कुछ क्वेरी हो कल के असाइनमेंट को लेकर के, या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो वो करें। और बुक भी खरीद लें। देखिए बेटा, आप लोग बचे नहीं कि आप बुक नहीं खरीदेंगे, है ना। तो बुक भी परचेज कर लें और अपना करते रहें, उसको पढ़ते रहें बुक को भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो सिलेबस से हटी है वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये सजेस्टेड है सीबीएसई की तरफ से कि बच्चे पढ़ सकते हैं उस चीज़ को भी, तो वो आगे कभी ना कभी काम आती है, क्योंकि सिलेबस में थी वो सब चीज़ें। चलिए, और आपका कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो पूछें। और मैं कौन सी शॉप पे मिलेगी बुक? देखिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा शॉप नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन मैं अभी गया था बसेर बुक डिपो पे ना, उस बसेर बुक डिपो पे थी उस दिन बुक। बहुत दिन हो गए उस बात को, तो अब है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम भी, लेकिन उस समय थी ना। ठीक है। ठीक है सर। और भी कोई बुक डिपो होंगे तो आप वहाँ बोल सकते हैं, मतलब कि बसेर ऐसा कोई वो नहीं है, आप दूसरे बुक डिपो पे भी जाके देख सकते हैं, शायद स्टूडेंट बुक डिपो वगैरह यहाँ पर भी है शायद ना। तो वहाँ भी आप पता कर सकते हैं, और किसी को ऑर्डर दे के भी मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ें आ जाती है ना, तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप बुक को। सर ऑनलाइन है बुक? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि अभी ये मार्केट में मिल रही है और बहुत दिन से मिल रही है। मैंने करीब एक आध महीने पहले से आप लोग को बोल रखा है बुक के लिए ना। तो तो सर आप जो ऑथर का नाम एक बार और बता दो। सुमिता अरोरा है ना, धनपत राय पब्लिकेशन से ना, धनपत राय एंड पब्लिकेशंस, और सुमिता अरोरा है। ठीक है। उसका एक यस दिन सर। मैंने फर्स्ट पेज का फोटो भी भेजा था अपने ग्रुप में। तो सर रिवाइज सिलेबस की वापस से नई बुक आएगी नहीं, कि वो वही वाली नहीं, रिवाइज सिलेबस की चलेगी? कोई नई बुक नहीं आई, क्योंकि बार बार तो निकलेगी नहीं बुक में, लेकिन पूरा सिलेबस है, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस की थी, जो हमारा नया सिलेबस था, है ना, 2021 का। यस सर। इसमें इसमें से जो पार्ट हट यस गए वो हट सर। गए, लेकिन बुक तो पूरे सिलेबस की है। तो वो हमें मालूम है क्या नहीं पढ़ना है ना, लेकिन अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और किसी कोई डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं है? ठीक है, चलिए तो फिर क्लास एंड कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, लीव कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। ओके।